कहीं पीछे पत्तों की सरसराहट, कहीं शाखाओं की खड़खड़ाहट। एक अजनबी साया अचानक पेड़ों के बीच से गुजरा। दोनों की सांसें तेज हो गईं। कृपाल ने धीरे से कहा, डरने की जरूरत नहीं है। यह कहानी शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली भारत की राजधानी होने के कारण यूं तो बहुत आधुनिक है और हर तरीके की सुविधाओं से परिपूर्ण है, पर साहिल को अपने ग्रेजुएशन के बाद इंजीनियर बनने के लिए कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिला। सब या तो बहुत ऊंचे मार्क्स मांग रहे थे और बाकी तो पहले से ही भरे हुए थे। अपने साल बचाने के लिए जो हर एक विद्यार्थी कदम उठाता है, वही साहिल ने भी लिया और दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ में एडमिशन ले लिया। साहिल की पढ़ाई अपने रफ्तार से चलने लगी और समय पंख लगाकर उड़ने लगा। साहिल ने, जो स्वभाव से मिलनसार और हंसमुख था, उसने कई दोस्त भी बनाए और अपनी कॉलेज में एक अलग पहचान भी स्थापित की। साहिल की नई जिंदगी अब चंडीगढ़ में शुरू हो चुकी थी। सुबह हॉस्टल की घंटियों की आवाज, कैंटीन में लगी लंबी कतारें, क्लास के बाहर दोस्तों की हंसी मजाक और देर रात तक किताबों और असाइनमेंट्स में डूब जाना। साहिल का स्वभाव मिलनसार था, तो जल्दी ही उसके कई दोस्त बन गए। कभी क्रिकेट खेलना, कभी चाय के ठेले पर देर रात तक बैठकर बातें करना। धीरे धीरे यह जगह उसके लिए दूसरे घर जैसी हो गई। पर एक कमी हमेशा खटकती थी। घर वालों की याद, माँ के हाथ का खाना, पापा की डांट और छोटी बहन की शरारतें, ये सब उसकी यादों में हमेशा ताजा रहते थे। देखते देखते वक्त बीतता गया और गर्मियों की छुट्टियां आ गई, जैसा हर स्कूल और कॉलेज में होता है। हर साल के गर्मी की शुरुआत में स्कूल या कॉलेज में छुट्टी होती है, वैसे ही साहिल की भी छुट्टियां अब शुरू होने जा रही थीं। पूरे 1 साल बाद घर जा रहा हूं। बिना बताए जाऊंगा और सबको सरप्राइज दूंगा। इसी सोच से साहिल ने घर फोन नहीं किया और सोचा कि अपना इंतजाम खुद करके घर पहुंच जाऊंगा। पढ़ने वाले बच्चे जो अपने घर से पहली बार बाहर निकले हैं, उनको सबसे ज्यादा खुशी शायद इसी समय होती है। तो साहिल भी इसी खुशी में डूब गया और भूल गया कि समय पर अगर टिकट नहीं कराई तो जाना मुश्किल हो जाएगा। साहिल का रूममेट, जिसका नाम अखिल था। अखिल साहिल का रूममेट और साथी, दिल्ली का ही रहने वाला था और साहिल की तरह पढ़ाई में तेज, पर स्वभाव से साहिल से बिल्कुल अलग था। अखिल हंसमुख और मजाकिया था, जो हर छोटी बात पर हंसी निकाल लेता। वो खेलों का शौकीन था, क्रिकेट, कैरम और कभी-कभी कॉलेज के मैदान में फुटबॉल। साहिल और अखिल अक्सर रात तक पढ़ाई करने के बाद हॉस्टल के छत पर बैठकर बातें किया करते। अखिल के पास हमेशा कुछ न कुछ मजेदार कहानी होती, कभी अपने गांव की शरारतें, कभी पिछले साल की छुट्टियों की यादें। साहिल उसे सुनकर हंसता और कहता, यार तुम तो हमेशा हंसी का कारण ढूंढ ही लेते हो। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि बिना कहे ही एक दूसरे की सोच समझ जाते। अगर साहिल उदास होता तो अखिल हमेशा उसे हंसाने की कोशिश करता और अगर अखिल परेशान होता तो साहिल उसके लिए हमेशा मौजूद रहता। अखिल की यह दोस्ती और मस्ती साहिल के लिए नई दुनिया का स्वागत थी और यही दोस्ती उन्हें चंडीगढ़ की उस कॉलेज लाइफ में एक दूसरे का सहारा देती रही। अरे यार, टिकट नहीं मिल रहा। 2 दिन बाद जाना है, क्या करे? रुक सकते नहीं क्योंकि कैंटीन भी बंद हो जाएगी, तो जाना तो 2 दिन बाद ही पड़ेगा। अखिल ने साहिल के कमरे में दाखिल होते ही सवाल दाग दिया, अरे यार, मैं तो टिकट करना ही भूल गया। साहिल को मन ही मन अफसोस हुआ, पर जाना तो था ही। तो निष्कर्ष निकाला गया कि ऐसा करते हैं कि बस से निकल चलते हैं। बस का सफर हमेशा से काफी थकान भरा होता है, पर मजबूरी थी। हॉस्टल धीरे धीरे खाली होने लगा था और रात को हवा सन्नाटे को चीरती हुई अपनी मौजूदगी का एहसास कराती थी। तो दोनों ने तय किया कि कल पहली बस, जो शाम 7 बजे की है, उसी से निकल चलेंगे। सामान लगा लिया गया
और बस अब कल 7 बजे का इंतजार करना था। और इसी ख्यालों में दोनों सो गए। ऑटो, अब जरा रुकना। साहिल ने जोर से ऑटो वाले को आवाज लगाई। भाई बस स्टैंड चलना है। ठीक है, आ जाए। जितना मीटर में आएगा उतना किराया होगा। ठीक है। कहते हुए दोनों ऑटो में बैठ गए और बस स्टैंड की तरफ रवाना हो गए। बस अपने टाइम पर थी और सारी औपचारिकताओं के बाद बस रवाना हो गई। सफर पूरी रात का था और सुबह 7 बजे दिल्ली पहुंचना था। बस में चढ़ते ही अलग अलग यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। कोई मोबाइल में फिल्म देख रहा था, कोई किताब पढ़ रहा था और कोई खिड़की से बाहर अंधेरे में देखते हुए ख्यालों में खोया था। साहिल और अखिल खिड़की वाली सीट पर बैठकर बातें करने लगे। सोचो यार, माँ को कितना सरप्राइज मिलेगा जब अचानक पहुंच जाऊंगा। अखिल मुस्कुराया। और सोचो तेरी बहन पापा को कैसे चौंकाएगी। बस धीरे धीरे हाईवे पर दौड़ रही थी। चारों तरफ अंधेरा और बीच बीच में गाड़ियों की हेडलाइट्स। एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सिर्फ बस के इंजन की गड़गड़ाहट और कभी कभी बच्चों की रोने की आवाज सुनाई देती थी। शाम हो चुकी थी, सूरज भी डूबने लगा। हल्की हल्की हवा में कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अखिल ने जोर से कहा, साहिल उठो, साहिल उठो। अखिल ने बोलते हुए साहिल को हिलाया। क्या हुआ यार, पहुंच गए? साहिल ने आंख मलते हुए कहा, पर पता चला कि बस के आगे वाला टायर पंचर हो गया है। सब लोग कृपया नीचे उतर आए, बस का टायर खोलना पड़ेगा। कंडक्टर ने बोला। सब नीचे उतर आए और कंडक्टर ने बस की डिक्की खोली तो पता चला कि वो पंचर का सामान ही लाना भूल गए थे। अपने डिपो में फोन करने पर पता चला कि मदद आते आते सुबह हो जाएगी। गुस्साए यात्रियों ने कंडक्टर को बहुत बुरा भला सुनाया, पर उससे कुछ होना तो था नहीं। पंक्चर बन नहीं सकता था। अब सब लोग बीच सड़क पर खड़े थे। रात का समय हो रहा था, लगभग 11 बजे होंगे और जैसा कि अंतर राज्य मार्गों पर होता है, चारों तरफ सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई भी नहीं था, ना ढाबा न कोई घर। बस चारों तरफ घना काला जंगल और हवा से धीरे धीरे हिलते हुए जंगल के पेड़ों पर हल्की चंद्रमा की रोशनी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई हाथ हिला रहा है। मैं एक यहाँ से शॉर्टकट जानता हूँ जो सीधा चंडीगढ़ के बाहर ही निकलता है, पर पैदल चलना पड़ेगा, वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती। एक यात्री ने बताया। क्या करें यार? साहिल ने अखिल से मायूसी से पूछा। अगर यही बैठे रहे तो पूरी रात निकल जाएगी, और अगर पैदल निकल गए तो सुबह तक घर पहुंच जाएंगे। तो तय हुआ कि निकल चलते हैं। साथ में एक यात्री थे जिनका नाम कृपाल था। वो उम्र में साहिल और अखिल से बड़े थे, लगभग 54 या 55 साल के आसपास। सर पर पगड़ी थी, हाथ में पुराने जमाने वाला झोला, सादी सफेद शर्ट और नीचे धोती। बस ऐसा करते हैं कि सीधे यहाँ से सामने चलते हैं। सामने जंगल के अंदर की तरफ जाती हुई एक पगडंडी की तरफ इशारा करते हुए कृपाल बोले, बस यही रास्ता है जो जंगल के अंदर से सीधे दिल्ली की सीमा पर निकलेगा। वहाँ से ऑटो करके अपने घर निकल जाना। रास्ते में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा गांव रास्ते में ही पड़ेगा। वहाँ तक मैं साथ रहूँगा और बस उसके थोड़ा आगे ही दिल्ली की सीमा है, वहाँ तक मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा। जैसे जैसे वे लोग अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। चंद्रमा की हल्की रोशनी को जैसे निगल लिया गया हो। चारों तरफ गहरा सन्नाटा जो कानों को सुन्न कर रहा था। बस झिंगुरों की आवाज में वे तीनों अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर आगे बढ़ रहे थे। ऊपर से पेड़ इतने घने थे कि हल्की ठंड भी लग रही थी। अगर कृपाल नहीं होते तो हम लोग कभी नहीं यहाँ से जा पाते। साहिल ने सोचा। उन्हें इतने गहरे जंगल के अंदर के भी रास्ते मालूम हैं, क्योंकि अपने गांव की वजह से शायद उनका रोजाना आना जाना होता होगा। जैसे ही साहिल और अखिल जंगल में आगे बढ़ रहे थे, हवा धीरे धीरे तेज होने लगी। पेड़ों की शाखाएं छत की तरह उनके सिर पर हिल रही थीं।
और अचानक से गहरा सन्नाटा छा गया। जिनगुरु की आवाज भी बंद हो गई। अब बस चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। साहिल ने महसूस किया कि जैसे कोई उनकी हर हरकत देख रहा हो। अखिल, तुम्हें भी लग रहा है कि कुछ अजीब है? हाँ यार, ये सन्नाटा, ये अंधेरा, कुछ तो है। जंगल में धीरे धीरे अजीब सी आवाजें आने लगीं। कहीं पीछे पत्तों की सरसराहट, कहीं शाखाओं की खड़खड़ाहट। एक अजनबी साया अचानक पेड़ों के बीच से गुजरा। दोनों की सांसें तेज हो गईं। कृपाल ने धीरे से कहा, डरने की जरूरत नहीं है, यह रास्ता सही है, लेकिन जंगल के अंदर पुराने समय की आत्माएं आज भी भटकती हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सामने एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं से अजीब सी गंध आ रही थी। साहिल ने कहा, कृपाल, यह गंध कैसी है? कृपाल ने सिर हिलाया। हाँ, अक्सर जानवर यहाँ आकर मर जाते हैं। कुएं के पास पहुंचते ही अचानक हवा में ठंडी ठसक महसूस हुई। साहिल के बाल खड़े हो गए। अखिल ने अपने मोबाइल की टॉर्च और तेज कर दी। जंगल में धुंध की तरह सफेद धुआं धीरे धीरे फैलने लगा। साहिल ने महसूस किया कि जैसे कोई उनकी ओर देख रहा हो और कुएं के अंदर किसी की हल्की हल्की हंसी सुनाई दी। तीनों धीरे धीरे कुएं को पार करते हुए आगे बढ़े। तभी अचानक झाड़ियों से पुराने कपड़े और टूटे हुए जूते दिखे। ये क्या है? अखिल ने घबराकर पूछा। कृपाल ने कहा, अरे ये लोग यहाँ ऐसे ही फेंक जाते हैं। जंगल के बीचों बीच एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। दीवारों पर जड़ी हुई बेलें और मुरझाए फूल और बीच में जंगली घास। बस थोड़ा रुक जाओ, अखिल बोला। चलते चलते हमें लगभग 3 घंटे हो गए हैं। रात के 3 बजने वाले हैं। बस सामने ही मेरा गांव है, वहीं रुकेंगे। कृपाल ने उंगली से सामने की तरफ इशारा किया। दूर एक बल्ब की रोशनी देखते ही दोनों में जोश भर गया। जंगल पार करते ही अचानक सामने एक गांव की हलचल दिखी। चारों तरफ रोशनी, ढोलक की थाप और औरतों की गूंजती हुई हंसी। गांव पूरी तरह सजा हुआ था। कहीं परतदार पकवानों की खुशबू, कहीं लोग नाचते गाते, कहीं बच्चे इधर उधर भागते। कृपाल के घर के बाहर सब उनका इंतजार कर रहे थे। पता चला कि आज कृपाल की बेटी की शादी थी और वो चंडीगढ़ से अपनी बेटी की ससुराल से विदा करके लौट रहे थे कि बस पंचर हो गई। पूरा गांव सजा हुआ था। लोग कृपाल का इंतजार कर रहे थे। गांव में अपनापन बहुत होता है और तभी शायद आज भी भारत का दिल भारत के गांव ही कहे जाते हैं। अरे आओ साहेब, कहते हुए एक गांव के रहने वाले ने उनकी तरफ अपना आसन आगे कर दिया। अरे कृपाल आ गए। औरतें थाल लेकर स्वागत करने लगीं। साहिल और अखिल इस माहौल में खो गए। दोनों ने सोचा, ये गांव कितनी अपनापन भरा है। आजकल शहरों में ऐसा नजारा कहाँ देखने को मिलता है। थोड़ी देर बाद उन्हें कमरे में आराम करने के लिए बिठा दिया गया। चलो थोड़ी देर रुककर यहाँ से निकल जाएंगे। साहिल ने धीमे से कहा। थोड़ी देर बैठकर निकल जाना, मैं एक बंदे को साथ में भेज दूंगा। वो आप लोगों को दिल्ली की सीमा तक छोड़ आएगा। चलते चलते दोनों बुरी तरह थक गए थे तो बोले, ठीक है, हम लोग यही थोड़ी देर बैठ जाते हैं। आप अपने काम भी निपटा लो और 1 घंटे बाद हम लोग निकल जाएंगे। गांव वालों ने साहिल और अखिल को एक घर में ले गए जो शायद कृपाल का था, क्योंकि वो बहुत सजा हुआ था। नई दीवारों पर मिट्टी, उस पर ताजी चुने की पुताई, सब तरफ फूल और नई कोरी फर्श और उस पर दरी। दोनों दरी पर बैठ गए और आराम करने लगे। ये लो, आप लोग हमारे मेहमान हो, थोड़ा खाना खा लो। आज घर में शादी थी तो दावत भी हुई थी। बस अंकल, खाना नहीं खाएंगे, बहुत थकावट हो रही है। बस थोड़ा आराम ही करेंगे। अरे थोड़ा तो खा लो, छक ही लो। अच्छा, जोर देते हुए कृपाल ने बोला। ठीक है, रख दीजिए। दोनों ने जवाब दिया। साहिल और अखिल बात करते रहे कि कैसे यहाँ के लोग कितने मिलनसार हैं और हम जैसे बाहरी लोगों के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं है, और वो भी इतनी रात में
बात करते करते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। दोनों सो गए। साहब उठिए। अरे उठो भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? कानों में किसी की आवाज आई। साहिल हड़बड़ा कर उठा कहीं देर तो नहीं हो गई और हम लोग सोते ही रह गए। तो देखा कमरे में अंधेरा हो रहा था और सामने एक बूढ़ा आदमी और दो उसके साथी खड़े थे। कमरे का रंग रूप भी बदला हुआ नजर आ रहा था। चारों तरफ दीवारों पर पेड़ की डालें उगी हुई थीं। छप्पर भी अब नहीं नजर आ रही थी और जिस चमकते फर्श पर वो लोग लेटे थे वो अब धूल की चादर से पटा हुआ था। हड़बड़ाकर साहिल उठा और अखिल को उठाया तो वो भी समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। साहब, आप लोग तो पढ़ने लिखने वाले दिख रहे हैं। अपने कॉलेज से दूर यहाँ बीच जंगल में क्या कर रहे हैं? वो बूढ़ा आदमी बोला। साहिल और अखिल, जिनके कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उन्होंने बताया कि कैसे उनकी बस खराब हो गई थी और वे यहाँ जंगल में एक गांव में रुक गए थे। कौन सा गांव साहब? यहाँ कोई गांव नहीं है। आप लोगों की जान बच गई, यही शुक्रिया कीजिए। आज से 50 साल पहले यहाँ एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था पुरायण। एक दिन गांव वाला जो इस गांव का मुखिया था उसके यहाँ शादी थी और उसी शादी के दिन किसी ने खाने में जहर मिला दिया। पूरे बाराती, गांव वाले और मुखिया समेत मर गए थे। बस उसी दिन के बाद हर पूर्णिमा के मध्य रात्रि यहाँ फिर से शादी होती है और फिर से बाराती आते हैं और फिर से सब लोग जहर खाकर मर जाते हैं। ये सिलसिला बहुत सालों से चल रहा है। अगर कोई भटका हुआ यात्री यहाँ आ जाता है तो उसको भी खाना दिया जाता है जिसमें जहर होता है। अगर उसने वह खाना खा लिया तो वो भी मर जाता है और अगली बार उन्हीं गांव वालों में शामिल हो जाता है। स्तब्ध सुनते हुए दोनों धीरे धीरे उठे। ऐसा लग रहा था कि उन पर पहाड़ टूट गया है। मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। साहिल ने डरते हुए सोचा, क्या हमने रात भर आत्माओं के साथ बिताई है? साहिल की सोच सोचकर कपकपी छूटी जा रही थी। किसी तरह उठकर कमरे से निकले तो देखा चारों तरफ वीराना है। कोई नहीं है, बस टूटे हुए खंडहर मकान हैं जो अपनी आप बीती बयां कर रहे हैं। चारों तरफ बेले मकानों पर उगी हुई है। ऐसा लगता है कि सालों से कोई यहाँ नहीं आया है। चलिए आपको छोड़ देते हैं, सामने थोड़ी दूर पर ही दिल्ली की सीमा है। बूढ़ा आदमी बोला। सुबह के 6 बज रहे थे और उजाला भी हो गया था। धीरे धीरे अपने होश संभालते हुए दोनों उठे और बाहर की तरफ चले। रास्ते भर दोनों खामोश रहे। उब को समझ नहीं आ रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दिल्ली की सीमा के पास पहुंचकर साहिल ने पूछा, अच्छा बाबा, आप तो यहाँ के पुराने लगते हैं। उस मुखिया जिसके यहाँ शादी में सब मर गए थे, सुना उसका क्या नाम था? तो उसने बताया, उसका नाम था कृपाल।